नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत से जुड़े देश विदेशों की खबरों को देखेंगे, जिसमें जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और देखेंगे भारत और सिंगापुर अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देखेंगे तालिबान ने भारत से अफगान छात्रों, व्यापारियों और मरीजों के लिए वीजा जारी करने का अनुरोध किया है और जानेंगे भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केवल साथ नहीं बल्कि जड़ों से इस खतरे को खत्म करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। देखेंगे भारतीय गैस एक्सचेंज IGX और सेंट्रल यूरोपियन गैस हब CEGH ने एक ऐतिहासिक समझौता किया है और देखेंगे फॉक्सकॉन और एप्पल के भारत में आईफोन उत्पादन पर नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। और लास्ट में देखेंगे OnePlus का लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 13 अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है। दमदार फीचर्स और आकर्षक लॉन्च ऑफर्स के साथ यह स्मार्टफोन बाजार में धूम मचा रहा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। भारत के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच विवाद एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें संबंधित मुकदमों को एक साथ सुनने की बात कही गई थी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति PV संजय कुमार की पीठ ने कहा कि मुकदमों को एकीकृत करना हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के हित में है। इससे विभिन्न मंचों पर अलग अलग कार्यवाहियों से बचा जा सकेगा। मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है और सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल 2025 में होगी। यह विवाद इस दावे के इर्द गिर्द घूमता है कि शाही ईदगाह मस्जिद को भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर बने मंदिर को ध्वस्त करके बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़े कई मुकदमे विचाराधीन हैं। देखना होगा कि इस ऐतिहासिक मामले में आगे क्या फैसला आता है। भारत और सिंगापुर अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस खास मौके पर दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं और नई साझेदारियों की योजना बनाई गई है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम 14 से 18 जनवरी के बीच भारत की यात्रा करेंगे। यह पिछले 1 दशक में किसी सिंगापुरी राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा होगी। वे नई दिल्ली और ओडिशा में विभिन्न नेताओं से मुलाकात करेंगे। 2 समझौतों में से एक सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कौशल विकास से जुड़ा है। यह भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, पैकेजिंग और परीक्षण में सिंगापुर से तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। दोनों देश अपने वार्षिक निवेश को 12 अरब डॉलर से बढ़ाकर 20 अरब डॉलर करने पर भी विचार कर रहे हैं। सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्रोत है। राष्ट्रपति षणमुगरत्नम भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री से मिलेंगे और कोणार्क मंदिर का दौरा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य सांस्कृतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत सिंगापुर संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। सार्वजनिक और निजी प्रयासों से 6 राज्यों में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं, जो दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करते हैं। भारत और सिंगापुर की यह साझेदारी आर्थिक विकास, कौशल निर्माण और सांस्कृतिक एकता का नया अध्याय लिख रही है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। GST विभाग द्वारा जारी 1 करोड़ 12 लाख करोड़ रुपए के कारण बताओ नोटिस पर कार्यवाही रोक दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इन नोटिसों के तहत आगे की सभी कार्यवाही तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि मामले का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने इन नोटिसों पर सवाल उठाए थे। उनका तर्क है कि GST केवल प्लेटफॉर्म शुल्क या कमीशन पर लागू होना चाहिए, न कि पूरी प्रतियोगिता प्रविष्टि राशि पर। सरकार का दावा है कि पूरी प्रविष्टि राशि पर
28% जीएसटी लागू होना चाहिए, जबकि कंपनियों का कहना है कि उनके गेम कौशल आधारित हैं, न कि मौके आधारित। वकील अभिषेक रस्तोगी, जो गेमिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह कदम कानूनी स्पष्टता लाने और प्रक्रियागत बाधाओं को कम करने की दिशा में है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित मामलों को एकीकृत कर अगली सुनवाई की तारीख 18 मार्च 2025 तय की है। यह मामला ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण विवाद है, जिसका असर करोड़ों रुपए की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। क्या यह निर्णय ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होगा? तालिबान ने भारत से अफगान छात्रों, व्यापारियों और मरीजों के लिए वीजा जारी करने का अनुरोध किया है। दुबई में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद तालिबान ने यह घोषणा की। तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री को बताया कि अफगान नागरिकों को वीजा देकर व्यापार और चिकित्सा सहायता को बढ़ावा दिया जा सकता है। लेकिन यह मुद्दा भारत के लिए जटिल है। भारत तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं देता। इसके अलावा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अफगान नागरिकों के वीजा आवेदनों पर सुरक्षा चिंताएं जताई हैं। तालिबान ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वे वीजा चाहने वालों की कड़ी जांच सुनिश्चित करेंगे। लेकिन भारतीय वाणिज्य दूतावास और दूतावासों को फिर से खोलने की जरूरत होगी, जो एक बड़ा राजनयिक निर्णय है। तालिबान का कहना है कि अफगान छात्र उच्च शिक्षा और मरीज बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत आना चाहते हैं। भारत सरकार ने 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद वीजा देने में सख्ती दिखाई थी। व्यापारी, जो वर्षों से भारत के साथ सूखे मेवों और अन्य वस्तुओं का व्यापार कर रहे थे, वीजा न मिलने के कारण प्रभावित हुए हैं। दुबई में हुई इस बैठक में दोनों पक्ष व्यापार और वीजा सुविधाओं को बढ़ाने पर सहमत हुए। हालांकि भारत सरकार को सुरक्षा और राजनीतिक प्रभाव का मूल्यांकन करना होगा। क्या भारत तालिबान के इस अनुरोध को स्वीकार करेगा? भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केवल साथ नहीं, बल्कि जड़ों से इस खतरे को खत्म करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने इस साझेदारी के कई पहलुओं पर रोशनी डाली। गारसेटी ने बताया कि दोनों देश कमजोर समुदायों को कट्टरपंथ से मुक्त करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उनका कहना है, हम अपने सबसे गरीब इलाकों में निवेश करके यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि शांति और स्थिरता को खतरा पहुंचाने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए। उन्होंने भारत और अमेरिका के प्रमुख रक्षा साझेदारी पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देश मिलकर हथियारों का विकास और सह उत्पादन कर रहे हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर और C-830 जैसे परिवहन विमान इसका बड़ा उदाहरण है। 2008 में अमेरिकी रक्षा निर्यात जहां शून्य था, वहीं 2023 में यह $25 अरब को पार कर गया। गारसेटी ने आतंकवाद निरोधी संयुक्त कार्य समूह की भूमिका को भी रेखांकित किया। उन्होंने 26 नवंबर हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा के मामले में जल्द न्याय की उम्मीद जताई। राजदूत ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते योगात्मक नहीं, बल्कि गुणकीय हैं। यह साझेदारी केवल रक्षा और सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका की यह साझेदारी न केवल सुरक्षा को मजबूत कर रही है, बल्कि वैश्विक शांति की दिशा में एक कदम भी है। भारतीय गैस एक्सचेंज IGX और सेंट्रल यूरोपियन गैस हब CGHA ने एक ऐतिहासिक समझौता किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के गैस बाजार को और मजबूत करना है। यह साझेदारी प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय गैसों जैसे हरित हाइड्रोजन, बायोमीथेन और ई-मीथेन के व्यापार पर केंद्रित है। साथ ही यह कमोडिटी प्रमाण पत्र, बाजार विकास और गैस हब संचालन के क्षेत्र में सहयोग करेगी। CGHA यूरोपीय गैस बाजार विशेषज्ञता लाएगा, जबकि IGX भारतीय गैस बाजार में अपनी गहरी विशेषज्ञता का उपयोग करेगा। दोनों मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगे और एक पारदर्शी और तरल गैस बाजार बनाएंगे। साझेदारी के तहत
हरित गैसों के लिए नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही हरित गैस प्रमाण पत्रों के व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। आईजीएक्स के सीईओ राजेश कुमार मेदेरत्ता ने कहा, इस साझेदारी से हम यूरोप के अनुभव से लाभ उठाकर भारत के गैस बाजार का तेजी से विकास करेंगे। वहीं सीईजीएच के सीईओ गॉटफ्रीड स्टीनर ने तकनीकी और नियामक समर्थन का आश्वासन दिया। दोनों संस्थान भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और प्रमाणन पाठ्यक्रम भी शुरू करेंगे। इससे बाजार सहभागियों और हितधारकों को बेहतर कौशल मिलेगा। यह समझौता भारत और यूरोप के बीच ऊर्जा सहयोग को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा, जिससे भारत के ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित और हरित बनाया जा सकेगा। फॉक्सकॉन और एप्पल के भारत में आईफोन उत्पादन पर नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने फॉक्सकॉन के कर्मचारियों और उपकरणों की भारत भेजने की प्रक्रिया रोक दी है। तमिलनाडु और कर्नाटक में स्थित फॉक्सकॉन की असेंबली लाइनें बाधित होने की आशंका है। यह स्थिति एप्पल की भारत में उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने न केवल फॉक्सकॉन के कर्मचारियों की तैनाती रोकी है, बल्कि भारत के लिए विशेष विनिर्माण उपकरणों की खेप को भी निलंबित कर दिया है। कुछ चीनी कर्मचारियों को, जिनके पास वीजा और हवाई टिकट थे, अंतिम समय में यात्रा रद्द करने के निर्देश दिए गए। वहीं जो कर्मचारी पहले से भारत में थे, उन्हें अनिर्दिष्ट तिथि से पहले लौटने को कहा गया। 2019 में फॉक्सकॉन ने भारत में आईफोन निर्माण शुरू किया। 2022 में कंपनी ने भारत में अपनी सुविधाओं और कार्यबल का विस्तार किया, लेकिन भारत का उत्पादन अभी भी चीन के श्रमिकों और उपकरणों पर निर्भर है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन भारत को वैश्विक विनिर्माण में चुनौती देने से रोकने के लिए ये कदम उठा सकता है। नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के हर्ष वी. पंत ने कहा कि ये घटनाक्रम दोनों देशों के बीच आर्थिक प्रतिद्वंद्विता को और बढ़ा सकते हैं। क्या भारत इस चुनौती का समाधान निकाल पाएगा और एप्पल की उत्पादन योजनाओं को सुरक्षित रखेगा? यह देखना दिलचस्प होगा। वनप्लस का लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन वनप्लस 13 अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है। दमदार फीचर्स और आकर्षक लॉन्च ऑफर्स के साथ यह स्मार्टफोन बाजार में धूम मचा रहा है। वनप्लस 13 में 6.82 इंच का 120 Hz ProxDR AMOLED डिस्प्ले है, जो 4500 निट्स तक की ब्राइटनेस देता है। नया क्वाड कर्व्ड डिजाइन इसे और भी खास बनाता है। यह स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर से लैस है, जिसमें 12 GB से लेकर 24 GB रैम और 256 GB से 1 TB तक स्टोरेज का विकल्प है। वनप्लस 13 में 6000 mAh की बैटरी दी गई है, जो 100 वॉट वायर्ड और 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही नया मैगसेफ कंपैटिबल चार्जर भी लॉन्च किया गया है। कैमरा के मामले में इसमें ट्रिपल 50 MP का सेटअप है, जिसमें OIS और EIS सपोर्ट वाले प्राइमरी और टेलीफोटो लेंस शामिल हैं। सेल्फी के लिए 22 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। यह एंड्रॉयड 15 पर आधारित लेटेस्ट ऑक्सीजन OS 15 पर चलता है। कंपनी 4 साल तक OS अपडेट और 6 साल तक सुरक्षा अपडेट का वादा करती है। OnePlus 13 में IP66 और IP69 रेटिंग है, जो इसे पानी और धूल से सुरक्षित बनाती है। यह फ़ोन 3 कलर वेरिएंट में उपलब्ध है: मिडनाइट ओशन, ब्लैक इक्लिप्स और आर्कटिक डॉन। OnePlus 13 की कीमत 69,999 रुपये से शुरू होती है। लॉन्च ऑफर्स में ICICI बैंक कार्ड पर 5,000 रुपये की छूट और 7,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस शामिल है। आप इसे OnePlus की वेबसाइट, अमेजन और अन्य रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं। अभी खरीदें और इस फ्लैगशिप फ़ोन का अनुभव लें।